नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रुद्राक्ष श्रीवास्तव और आपका स्वागत है हमारे चैनल आज के दिन क्यूरियोसिटी पर। आज हम कोण के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास 9th की एक्सरसाइज 13.3 का टॉपिक है। इसके अंतर्गत हम कोण के बारे में सभी फॉर्मूलों को समझेंगे, कोण का कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके पश्चात एक्सरसाइज 13.3 को पूरी तरह से हल करेंगे। यदि आप किसी क्वेश्चन को देखने के लिए इस वीडियो पे आए हैं तो आप टाइम स्टैम्प का प्रयोग कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं समझना कोण के बारे में कि कोण क्या होता है और इसके फॉर्मूले कैसे समझे जाएंगे। आइए सबसे पहले समझते हैं कि कोण की अवधारणा क्या है, कि कोण कैसे बनता है। तो सबसे पहले ये माना गया कि एक समकोण त्रिभुज इस प्रकार से होगा। यदि उस समकोण त्रिभुज को उसके लंब के सापेक्ष अगर घुमाया जाए, यानी कि इस भुजा के सापेक्ष यदि इसको इस तरह से घुमाया जाए तो एक प्रकार की आकृति का निर्माण होगा, एक प्रकार के ठोस का निर्माण होगा। इस 2D आकृति से, 2 डायमेंशनल आकृति से, जो कि कागज पे ही केवल बन सकती है, उसको अगर इस तरह से काट करके और इस तरह से अगर घुमाया जाए तो फिर एक नई प्रकार की आकृति का जन्म होगा जिसे हम कोण कहते हैं। यहाँ पे घुमा करके उसको आपको कल्पना करनी पड़ेगी कि वो किस तरह से बने रहा होगा। यहाँ पे आपको कुछ पार्ट कल्पना करनी होगी, क्योंकि ये केवल कंप्यूटर एनिमेशन के थ्रू ही समझाया जा सकता है कि इसको घुमाने पे किस तरह से वो कोण बनेगा। तो कंप्यूटर एनिमेशन के थ्रू ही इसको समझाया जा सकता है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी कल्पना करनी पड़ेगी। तो इस तरह से कुछ आकृति बनेगी। इसी आकृति को हम लोग कोण कहते हैं। इसी आकृति को हम लोग कोण कहते हैं। कोण में सबसे पहले ये आपको परिधि दिख रही होगी। इस परिधि की एक त्रिज्या होगी जिसे कोण की त्रिज्या कहेंगे। फिर उसके बाद में कोण में एक सीधी ऊंचाई होगी, बिल्कुल परपेंडिकुलर, कुछ इस तरह से बिल्कुल एक सीधी ऊंचाई होगी। इस सीधी ऊंचाई को ही h कहा जाता है। इसे ही कोण की ऊंचाई कहते हैं। इसे ही कोण की ऊंचाई कहते हैं। कोण को हिंदी में शंकु कहते हैं और इसकी ये जो लंबाई है इसको कोण की ऊंचाई कहा जाता है। साथ ही साथ इसमें एक तीसरी तरह की लंबाई भी पाई जाती है जिसे हम लोग कोण की तिरछी ऊंचाई कहते हैं। ये जो पार्ट है ये कोण की तिरछी ऊंचाई है। अगर आप इसको इससे कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जिस परपेंडिकुलर, जो हमारा परपेंडिकुलर लंब था जिसके सापेक्ष हमने घुमाया था, वो वास्तव में इसकी ऊंचाई है। वो वास्तव में इसकी ऊंचाई है। और ये जो हमारा कर्ण था, ये वाला पार्ट, ये जो हमारा कर्ण था यही घूमा था। ये घूमने के कारण, इस तरह से ये घूमने के कारण ये तिरछी लंबाई बनाता है। इस तरह से जब ये घूमता है तो ये तिरछी लंबाई बनाता है। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट घूमने के कारण यहाँ पे एक वृत्त बनाता है। ये जब इस तरह से घूमेगा तो वो पॉइंट वृत्त बनाएगा। इस तरह से इस कोण का निर्माण होता है। तो कोण में एक त्रिज्या पाई जाती है, फिर एक सीधी ऊंचाई होती है और एक तिरछी ऊंचाई होती है। तो जो सीधी ऊंचाई है वो तो आप इसको सीधे नाप के पता कर सकते हैं और ये दी भी होती है क्वेश्चन में। और ये जो त्रिज्या है ये भी दी होती है, लेकिन कई बार तिरछी ऊंचाई नहीं दी जाती है, या फिर सीधी ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई दे दी गई तो त्रिज्या पूछ ली गई, और त्रिज्या और तिरछी ऊंचाई दे दी गई तो फिर सीधी ऊंचाई पूछ ली गई। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। इसके लिए फॉर्मूला वास्तव में क्या है कि इसी को घुमाने पर ही तो वो बना है। ये इसकी ऊंचाई है, ये तिरछी ऊंचाई है, ये त्रिज्या है। इसको इस तरह से घुमाया गया तब वो शंकु बना। इसीलिए ये ऊंचाई हो गई, ये तिरछी ऊंचाई हो गई और ये त्रिज्या हो गई। इस बात को आप इसमें महसूस भी कर सकते हैं। यदि हम इसको इस तरह से लगा दें तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूं। ये जिसपे बना हुआ है, इस तरह से अगर मैं इसको पकड़ूं तो ये पार्ट ऊंचाई, ये पार्ट त्रिज्या और ये पार्ट तिरछी ऊंचाई। तो इससे हमें ये बात समझ में आ गई कि ये जो लंब का पार्ट है वो हमारी ऊंचाई रहेगी, ये वाला पार्ट तिरछी ऊंचाई अर्थात L रहेगी, और ये वाला पार्ट इसकी त्रिज्या रहेगी।
तो आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी ही है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कहा जाता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस ये प्रमेय ये कहती है कि ये जो कर्ण है उसका वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी कि ये जो कर्ण L है इसका स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं अर्थात H और R के स्क्वायर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इसके बराबर होता है। अब इसी संबंध के द्वारा हम तीनों में से कोई भी लंबाई निकाल सकते हैं। यदि H दी गई है तो L और R निकाल ली जाएगी, यदि R और L दे दी गई है तो H निकाल ली जाएगी। इसी तरह से आगे भी काम होता रहेगा। तो इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है। तो इस तरह से ये तो बात हो गई तिरछी लंबाई की। तो अब हमारा शंकु बनके तैयार हो गया है। शंकु अब बनके तैयार हो गया है तो इस शंकु में एक ये पृष्ठ पाया जा रहा है, ये बाहर और ये अंदर। चूंकि उसकी मोटाई नगण्य है इसीलिए हम चाहे बाहर कहें चाहे अंदर कहें, ये चाहे बाहर कहें चाहे अंदर कहें दोनों ही सेम होंगे। तो बाहर वाला पृष्ठ ये कहलाता है वक्र पृष्ठ। साथ ही साथ अगर इस पे एक ढक्कन बंद कर दिया जाए ऊपर से तो एक ये वृत्ताकार पृष्ठ भी हमको मिल जाएगा। क्योंकि इसमें हमने खुला रखा है, कागज से बनाया है तो ढक्कन नहीं है कोई। यदि इस पे इस तरह से बंद हो तो वो एक वृत्ताकार पृष्ठ भी होगा। तो इसमें दो तरह के पृष्ठ पाए जाते हैं, एक ये वाला कर्व्ड पृष्ठ जिसे हम वक्र पृष्ठ कहते हैं, दूसरा यदि इस पे एक ढक्कन ऐसा बंद हो जाए गोल तो वो कहलाएगा वृत्ताकार पृष्ठ। तो दो तरह के पृष्ठ इसमें पाए जाते हैं। शंकु में दो तरह के पृष्ठ पाए जाते हैं, पहला वक्र पृष्ठ और प्लस वृत्ताकार पृष्ठ। अब बात यह आ जाती है कि इनका एरिया किस तरीके से निकाला जाए। यहाँ पे वृत्ताकार पृष्ठ का एरिया निकालना तो बहुत ही आसान है। वृत्ताकार पृष्ठ यानी कि एक प्रकार का वृत्त, एक प्रकार का वृत्त इस तरीके से बन जाता है गोल। तो वृत्त में एक त्रिज्या होती है R और जिसका सूत्र हमको पता ही है पाई R स्क्वायर। तो वृत्ताकार पृष्ठ का तो सूत्र और का क्षेत्रफल का सूत्र आसानी से निकल आया पाई R स्क्वायर। वृत्ताकार पृष्ठ अर्थात वृत्त और वृत्त का सूत्र होता है पाई R स्क्वायर क्षेत्रफल का। तो वृत्ताकार पृष्ठ तो हमारा पाई R स्क्वायर निकल आया। अब बात हमारी आती है कि वक्र पृष्ठ का क्या किया जाए, वक्र पृष्ठ को कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो इस वक्र पृष्ठ को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे इस कोण को खोल लेते हैं। इस कोण को जब हम इस तरह से खोल लेंगे, जब हमने इसको बनाया था उसके पश्चात अगर हम इसको इस तरह से खोल लेते हैं तो ये इस तरह से कागज के रूप में हमको दिखाई देगा, इस तरह के कागज के रूप में दिखाई देगा। तो अब इस कोण का एरिया हमको कैलकुलेट करना है। तो वास्तव में ये जो कर्व्ड एरिया था ये हमारा वक्र पृष्ठ था और जब हमने खोल लिया तो वही कर्व जो एरिया था वक्र पृष्ठ वही हमारा कागज के रूप में आ गया सामने। अब इस कागज का यदि हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो वही हमारा वक्र पृष्ठ था, क्योंकि ये देखिए यही वक्र पृष्ठ था, इसको खोल लिया तो ये कागज बन गया। जो कागज का क्षेत्रफल होगा वही वक्र पृष्ठ का भी क्षेत्रफल होगा। तो इस कागज के क्षेत्रफल को कैसे निकाला जाए, ये वृत्त तो है नहीं, यदि वृत्त होता तो सीधे पाई R स्क्वायर करके कर देते। यहाँ तो वृत्त में से कुछ भाग कटा हुआ है और इसको किस तरीके से निकाला जाए ये बात सोचना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। तो आइए सबसे पहले हम इसको छोटे छोटे त्रिभुजों में बांट लेते हैं। ये छोटे छोटे इस तरह से त्रिभुजों में बांट लेते हैं जिसमें ये लंबाई तो हमेशा फिक्स ही रहेगी। अच्छा, ये लंबाई वास्तव में होगी कौन सी? यदि आप इसको दोबारा से बंद करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो लंबाई है ये तिरछी लंबाई के बराबर होगी। ये जो पेन से खींची गई लाइन है इसकी लंबाई तिरछी लंबाई अर्थात L के बराबर होगी। तो इसको हम लिख लेंगे L। तो ये तो बन गई हमारी L और साथ ही साथ ये जो पार्ट है, ये जो परिधि जैसा पार्ट है, अगर इसको हम दोबारा से मोड़ते हैं तो हमें तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये जो परिधि जैसा पार्ट है वो इस वृत्त की परिधि के बराबर होगा।
यानी कि जब इस कागज को खोला तो ये जो वृत्ताकार पार्ट था इसकी लंबाई इस शंकु की परिधि के बराबर हो जाएगी, जैसा कि आपको इसमें क्लियरली दिखाई भी दे रहा होगा। तो ये तो बन गया L, और इस पूरे की जो लंबाई है वो हो गई 2πr, जहां पे r हो गई शंकु की त्रिज्या। इतनी बात को मैं साइड में लिख लेता हूं ताकि आपको किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो। तो ये तो हो गई L और वो हो गई 2πr, ये L और 2πr, ठीक है। तो इसको हमने इस तरह से लिख लिया। अब बात आती है, आप कहेंगे ये त्रिभुज तो है नहीं, ये वृत्ताकार पार्ट है, लेकिन यदि इसको हम बहुत छोटे छोटे त्रिभुजों में बांट लें, ये तो काफी बड़ा त्रिभुज है, यदि हम इसको बहुत छोटे छोटे त्रिभुजों में बांट लें, मतलब इतने छोटे छोटे, तो एक वो कंडीशन आएगी जहां पे ये जो कर्व का मान है वो सीधी लाइन के मान के बराबर हो जाएगा। इस बात को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक ये कर्व है और ये सीधी लाइन है, तो सीधी लाइन हमेशा ही कम लंबाई की होगी, कर्व ज्यादा लंबाई का होगा। लेकिन यदि हम ये कहें कि ये कर्व है और ये सीधी लाइन है तो दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा। यदि हम चीजों को बहुत छोटा कर दें तो कर्व और सीधी लाइन में कोई अंतर नहीं रहता है। तो इसीलिए अगर इसको हम बहुत छोटे छोटे त्रिभुजों में बांट लें तो वो कर्व जो है वो सीधी लाइन बन जाएगा और ये कर्व ना होकर के वास्तव में त्रिभुज बन जाएंगे। तो यदि इन सभी त्रिभुजों का ऐसे बहुत छोटे छोटे त्रिभुजों में बांट लिया और ये सारे त्रिभुज यहां से होते होते इतने पूरे क्षेत्र को कवर कर लिया, तो इन सभी त्रिभुजों का टोटल क्षेत्रफल इसके बराबर हो जाएगा इस कागज के, और यही हमारा वक्र पृष्ठ था। ये क्या था? यही हमारा वक्र पृष्ठ था। तो इन त्रिभुजों का टोटल क्षेत्रफल, इन त्रिभुजों का टोटल क्षेत्रफल, जहां पे एक लंबाई को अगर हम B1 मान लें, इस लंबाई को, फिर जैसे इस लंबाई को B2 मान लें, इस लंबाई को B3 मान लें, इस तरह से करते करते बहुत सारी लंबाइयां हो जाएंगी। चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, जहां पे आधार B1 है और ऊंचाई L है। जहां पे आधार B1 है और ऊंचाई L है। हमने बताया था ये वृत्त है तो इसमें सारी ऊंचाइयां यहां से यहां तक की दूरी L ही होगी। तो यहां पे कैलकुलेट करने के लिए हमें सारे त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ना होगा। 1/2 आधार हो गया B1 और ऊंचाई हो गई L। सेम ऐसे ही दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार हो गया B2 और ऊंचाई हो गई L। इसी तरह से तीसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार हो गया B3 और ऊंचाई हो गई L। ऐसे ही करते 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 आ जाएगा। अब आप कह रहे होंगे ये कितना हेक्टिक तरीका हो गया, कितना मुश्किल हो गया, और इसको अब कैसे B1 B2 सब कैलकुलेट होंगे, कैसे होगा। लेकिन यहीं पे एक चमत्कार होगा। क्या चमत्कार होगा कि हम सबसे पहले 1/2 और L, 1/2 और L को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 1/2 L को कॉमन ले लिया तो बचा अंदर B1, यहाँ पे बचा यहाँ बचा B2, यहाँ पे B3। तो इसलिए B1 प्लस B2 प्लस B3 और प्लस डॉट डॉट इस तरीके से बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि ये B1 है, ये B2 है, ये B3 है, इसी तरीके से सारे जुड़ते चले जाएंगे। तो वो वास्तव में किसके बराबर हो जाएंगे? वास्तव में ये सारे B1 B2 B3 जुड़ 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 के इसी परिधि के बराबर हो जाएंगे। और ये परिधि क्या थी? ये परिधि थी शंकु की परिधि। तो यानी कि इन सभी ये B1 B2 B3 ये सब जो टोटल होगा वो होगा परिधि के बराबर। और वो परिधि है कौन सी? वो परिधि है शंकु की। तो शंकु की परिधि हो जाएगी 2πr। यानी कि सीधे सीधे कहें तो ये जो इन सभी B1 B2 B3 इन सब का जोड़ होगा ये 2πr के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर? 2πr के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2πr, और इस 2πr में से 2 को 2 से काट देंगे तो आंसर आ जाएगा πrl। यही हमारा वक्र पृष्ठ का सूत्र है। तो बहुत आसान था, बस इसमें 2 कॉन्सेप्ट हमें समझने हैं कि जब हम इस शंकु को खोल देंगे तो ये जो तिरछी लंबाई थी, ये तिरछी लंबाई इन त्रिभुजों के लिए ऊंचाई का काम करेगी। तो ऊंचाई हो जाएगी L, और साथ ही साथ ये जो
त्रिभुज हैं, इनके आधार B1, B2, B3, इन सबको जब हम टोटली जोड़ लेंगे तो वो इस परिधि के बराबर होंगे। और वो परिधि है कौन सी? वो है शंकु की परिधि 2πr। इस 2πr के बराबर हो जाएंगे। तो उस 2πr को हम यहाँ पे रख देंगे। इन सबके जोड़ का मान 2πr रख दिया, काटा, आंसर आ गया πrl। तो यानी कि हमारा वक्र पृष्ठ निकल आया πrl। ये वक्र पृष्ठ का सूत्र हो गया। और ये हमारा ऊपर था वृत्ताकार पृष्ठ। इस तरह से ये वृत्ताकार पृष्ठ और वक्र पृष्ठ का सूत्र निकल आया। अब यहीं पे अगर हमें संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है जितने भी पृष्ठ हों उन सबको आपस में जोड़ दो। तो वास्तव में इसमें कितने पृष्ठ थे? वास्तव में इसमें 2 पृष्ठ थे। वास्तव में इसमें 2 पृष्ठ थे, एक वक्र पृष्ठ था, दूसरा वृत्ताकार पृष्ठ था। तो संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र हो जाएगा वक्र पृष्ठ प्लस वृत्ताकार पृष्ठ। तो वृत्ताकार पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का सूत्र हमने निकाल लिया, क्या था? πrl। वृत्ताकार पृष्ठ का सूत्र भी निकाल लिया, क्या था? πr²। दोनों में से πr को कॉमन ले लेंगे, πr कॉमन ले लिया तो अंदर यहां पे बचा l और यहां पे बचा r। यही हमारे संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है πrl प्लस r, जहां पे r शंकु की त्रिज्या है और l शंकु की ऊंचाई है, तिरछी वाली, सीधी वाली नहीं। यदि आपको समझना है तो यहाँ पे मैं एक चित्र बना देता हूं। वास्तव में शंकु कुछ इस प्रकार का दिखता है, जैसा कि मैं आपको दिखा चुका हूं। कागज पे हम इसको इस तरह से बना लेते हैं और जिससे इसका प्रदर्शन आसान हो जाता है। शंकु इस प्रकार से हम बना लेते हैं। ये मैंने उल्टा शंकु बनाया है, आप इसको इस तरह से ही बना लेंगे। जैसे ही जरूरत होती है उस हिसाब से हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। कभी इसको इस तरह से ड्रॉ कर लिया जाता है और कभी जरूरत के मुताबिक इस तरह से भी ड्रॉ कर लिया जाता है। तो दोनों तरह से शंकु को बना लिया जाता है। तो दोनों तरह से शंकु को बना लिया जाता है। जहां पे ये जो है वो r कहलाती है, शंकु की त्रिज्या। यहां से यहां तक की दूरी वो पूरी व्यास कहलाती है, जिसे हम d से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया व्यास और ये केंद्र से यहां तक की दूरी ये त्रिज्या कहलाएगी। इसी केंद्र से यहां तक की, नीचे तक की अगर हम डायरेक्ट दूरी लेंगे तो वो कहलाएगी h, और यहां से यहां तक की जो दूरी ली जाएगी वो कहलाएगी l, अर्थात तिरछी ऊंचाई। तो यहां पे मैं आपको लिख के बता देता हूं। l होता है तिरछी ऊंचाई, h सीधी ऊंचाई, इसको सिर्फ ऊंचाई कहते हैं, और r होती है त्रिज्या। इस तरह से शंकु बनता है। और ये जो चारों ओर का वृत्ताकार पृष्ठ होता है, कर्व पृष्ठ होता है ये वाला, इसको हम लोग वक्र पृष्ठ कह देते हैं। जैसा कि मैंने आपको इसमें अभी दिखाया भी था, वो वक्र पृष्ठ हो गया और ये वृत्ताकार पृष्ठ हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ, एक एक करके सभी प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी त्रियक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो शंकु के आधार का व्यास दिया गया है। पहले मैं यहाँ पे एक शंकु का चित्र बना देता हूं। शंकु के आधार का व्यास अर्थात यहां से यहां तक की दूरी दी गई है। वो दूरी क्या है? वो दूरी है 10.5 सेंटीमीटर। हम इसको आधा करके त्रिज्या निकाल लेंगे। इसके आगे दिया गया है कि इसकी त्रियक ऊंचाई यानी कि तिरछी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो हम जानते हैं तिरछी ऊंचाई ये होती है, ये 10 सेंटीमीटर हो गई। फिर उसके बाद में कहा गया है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। हम जानते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर
L, ये अभी अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे D का मान अर्थात व्यास का मान दिया गया है, तो R हम निकाल लेंगे व्यास को आधा करके, तो हो जाएगी 10.5/2 सेंटीमीटर। तो R हमारा हो गया 10.5/2 सेंटीमीटर। अब इसको यहाँ पे रख देंगे, तो 22/7 पाई का मान गुणे R का मान हो गया 10.5/2 और गुणे L का मान 10। इस तरह से अब इसको हल कर लेंगे। तो जब इसको हल करेंगे तो इसको काट देंगे, 2 एकम 2 एकम 2, फिर 7 से इसको भी काट देंगे, 7 एकम 7 और 25 35 और ये 1.5 और फिर उसके बाद में जब इसकी गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 165 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्योंकि ये क्षेत्रफल होता है और क्षेत्रफल के लिए हमेशा जो भी मात्रक हो उस पे स्क्वायर लगा दिया जाता है। तो इस तरह से पहला सवाल हमारा हल हो गया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि इसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। तो तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास दिया गया है, तो चलिए पहले से ही इस चित्र को बना लेते हैं। इस चित्र में हमको दिया गया है इसकी तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, 21 मीटर, मात्रक का विशेष ध्यान रखें, और इसके आधार का व्यास 24 दिया गया है, 24 मीटर। तो अब सबसे पहले हम इस व्यास को आधा करके इसे त्रिज्या में बदल लेंगे, तो R बराबर हो जाएगा 24/2 अर्थात 12 मीटर। तो ये व्यास निकल आया और त्रिज्या निकल आई। अब इसके बाद में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, अभी अभी हमने उन्होंने पढ़ा है, वो होता है पाई R ब्रैकेट में L प्लस R। ये हमारे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो अब इसमें रख देते हैं मान। पाई का मान हो जाएगा 22/7, R का मान हो जाएगा 12 और L का मान 21 और प्लस 12। इस तरह से हमने सारे मान रख दिए। जब इन मानों को हम लोग हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1244.57 मीटर स्क्वायर, 1244.57 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से यह वाला सवाल भी हमारा हल हो गया। बहुत ही आसान सवाल था। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले से ही दे दिया गया है। इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आधार की त्रिज्या और कुल शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें ज्ञात करना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले से हमको दे दिया गया है, अर्थात क्या दिया गया है हम अपने इस शंकु में समझ लेते हैं। इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात ये जो कर्व्ड एरिया है इसको दिया गया है। इस कर्व्ड एरिया को ही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, हम सभी अभी जान चुके हैं। तो इसका सूत्र भी हम जानते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है बराबर पाई R L। तो और इसकी तिर्यक ऊंचाई दी गई है अर्थात L दिया गया है हमें। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको दे रखे हैं 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का मान यहाँ पे रख देंगे 22/7 गुणे R का मान पता ही नहीं हमको, वो तो निकालना ही है। पहले क्वेश्चन का मतलब ही यही है कि आप R का मान निकालिए। और तिर्यक ऊंचाई दी गई है, तिर्यक ऊंचाई अर्थात L का मान दिया गया है, वो कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर। अब यहीं से इसको हम लोग हल कर लेंगे। तो यहाँ पे R आ जाएगा 308 गुणे 7/14 गुणे 22। अब इसको काट लेते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और फिर 2 से ये कट जाएगा, 2 एकम 2
1 2 पंचे 10 और 2 चक्कू 8 और 22 से ये कट जाएगा, 7 बार जाएगा। तो यहाँ पे आ गया आर का मान 7 सेंटीमीटर। ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। त्रिज्या हमारी निकल आई आधार की। फिर उसके पश्चात पूछा गया है कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी सूत्र हम जानते हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल प्लस आर। आर का मान निकाल ही चुके हैं, तो बस सारे मान रख लेते हैं और सीधे आंसर निकालते हैं। आर का मान हो गया 7, एल का मान हो गया 14 और प्लस ये 7, तो ये हो गया 22/7 गुणे 7 और ये हो गया 14 7 21। तो ये 7 7 कट जाएगा और उसके पश्चात जब हम इसको हल करेंगे 21 और 22 की गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। यहाँ पे हमें बहुत आसान था, हमने तुरंत सूत्र लगाया, आर का मान पहले ही निकाल चुके थे, तो उसके पश्चात इसको हल करने के पश्चात हमारा आंसर 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है। एक तंबू है जो कि शंकु के आकार का है और उसकी ऊंचाई 10 मीटर है। उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। ज्ञात कीजिए कि तंबू की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी और तंबू में लगे कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपए है। तो यहाँ पे शंकु के आकार का एक तंबू दिया गया है। मान लेते हैं ये हमारा शंकु के आकार का तंबू है। तो इस तंबू को इस तरह से लगा होगा। ये हमारा तंबू कुछ इस प्रकार से लगा होगा। अब इसमें क्या क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है तंबू 10 मीटर ऊंचा है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि ये तिरछी ऊंचाई नहीं है, ये सिर्फ ऊंचाई दी गई है। और सिर्फ ऊंचाई हमने बताई थी आपको, तिरछी ऊंचाई तो ये होती है लेकिन सीधी ऊंचाई ये होती है, बिल्कुल सीधी सीधी ऊंचाई। तो ये h का मान दिया गया है। h का मान है 10 मीटर और आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। यानी कि ये जो त्रिज्या है यहाँ पे केंद्र होगा वृत्त का ऊपर वाले का और वहां से लेकर के ये किनारे तक की दूरी, आधी दूरी त्रिज्या दी गई है 24 मीटर। तो ये हो गया 24 मीटर। और तिरछी ऊंचाई हमको निकालनी है। तिरछी ऊंचाई यानी कि ये जो L होती है, ये तिरछी ऊंचाई हमको निकालनी है। इसके लिए हमने अभी आपको बताया था, एक ऊंचाई के लिए सीधे सूत्र लगेगा L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब यहाँ पे 10 मीटर ऊंचा है तो यानी कि H का मान दिया गया है 10 मीटर, त्रिज्या का मान दिया गया है 24 मीटर। तो L स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे, H स्क्वायर हो जाएगा 10 मीटर का स्क्वायर और यहाँ पे R का मान हो जाएगा 24 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और 24 का स्क्वायर हो जाता है 576 और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 676। L स्क्वायर बराबर 676, तो L बराबर √676। तो ये हो गया हमारा 26 मीटर। L का मान आ गया 26 क्योंकि √676 का मान होता है 26। तो इस तरह से तिर्यक ऊंचाई अर्थात L का मान निकल आया। तो सेकंड वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जो सेकंड पार्ट इसका कह रहा है। तो सेकंड पार्ट हमारा कह रहा है कि तंबू में लगे कैनवास की लागत ज्ञात करनी है। तो कैनवास कितना लगा है पहले तो ये निकालते हैं, फिर उसके बाद में जो भी दर दी गई है उसके हिसाब से उसकी कीमत भी निकाल ली जाएगी। अगर ये तंबू है हमारा तो कैनवास कैसे लगा होगा? तो कैनवास यही तो लगा होगा, यही तो कैनवास होगा। यानी कि जो कैनवास होगा वो हमारे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। ये हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यही कैनवास भी लगा है, तो कैनवास हमारे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। चूंकि जब तंबू को नीचे रखा जाएगा तो नीचे तो कैनवास लगने का कोई मतलब नहीं है, तो ये जो एरिया है वृत्ताकार पृष्ठ ये हमारा खाली छूट जाएगा और केवल ये वक्र पृष्ठ ही बचेगा जिसपे कैनवास लगा होगा। तो यानी कि कैनवास को निकालने के लिए हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात कैनवास।
तंबू में लगा कैनवास बराबर तंबू का वक्र पृष्ठ तंबू के वक्र पृष्ठ के बराबर हो जाएगा। वक्र पृष्ठ का सूत्र हम जानते हैं पाई आर एल, जहां पे पाई का मान 22/7, आर का मान अभी हमने देखा 24 है और एल का मान हमने पिछले वाले क्वेश्चन में निकाला है जो कि पूछा गया था, उसमें एल का मान निकला था 26। ये हमारा इसी का सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में एल का मान 26 निकला था। इस तरह से यहां तक हमारा आ गया। अब इसके पश्चात हम इसको गुणा भाग यहाँ पे नहीं करेंगे। हम ऐसा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आगे यहाँ पे अगर हम गुणा भाग करते हैं तो 7 से कुछ कट तो रहा नहीं है, जिसके कारण सब दशमलव में चला जाएगा और गुणा भाग बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे ही क्षेत्रफल मान लेंगे कि ये हमारा इतने मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकल आया। इसको यहाँ पे हमने हल नहीं किया, यहाँ तक इसको ऐसे ही रखा। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि जब लागत दी गई है 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपए है, जब यहाँ पे उस 70 की हम गुणा करेंगे तो 7 से वो 70 कट जाएगा, जिसके कारण हमारा आंसर यहाँ पे गुणा करने के लिए आसान बन जाएगा। तो यहाँ पे हम पहले लागत से गुणा कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको काटेंगे और गुणा करेंगे। तो प्रश्न में कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत बराबर 70 रुपए। 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपए है। तो फिर इतने मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितनी होगी, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इतना बड़ा लिखने की बजाय सीधे लिख लेते हैं कुल कैनवास की लागत बराबर 22/7 गुणे 24 गुणे 26 और गुणे ये 70। तो इस तरह से हमने निकाल लिया। अब इसको कर लेते हैं हल। अब यहाँ पे इसको हल करना आसान है क्योंकि 7 से ये 70 कट जाएगा, 10 बार चला जाएगा और फिर इसकी गुणा कर लेंगे। और जब हम इसकी गुणा कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,37,280। 1,37,280 ये हमारा आंसर आ गया। तो कुल कैनवास की लागत निकल आई। तो कैनवास उसके वक्र पृष्ठ पे लगा होगा, वक्र पृष्ठ के हमने क्षेत्रफल निकाल लिया और क्षेत्रफल को हमने जानबूझ के नहीं काटा ताकि वो आगे सही तरीके से हल हो पाए। यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 है, तो कुल कैनवास की लागत के लिए एरिया की गुणा लागत से कर दी गई। तो जब इस लागत से गुणा की और हल किया तो हमारा आंसर 1,37,280 आ गया। इस तरह से हम ये क्वेश्चन हल हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा, तो पाई का मान 3.4 प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर दी गई है। 8 मीटर ऊंचाई और 6 मीटर त्रिज्या दी गई है, तो शंकु हमारा कुछ इस हिसाब से बनेगा, जिसकी ऊंचाई 8 मीटर दी गई है। ध्यान रखिए सीधी ऊंचाई है, तिरछी अगर ऊंचाई होती तो वो त्रियक ऊंचाई नाम दे देता। इसका मान है हमारा 8 मीटर। फिर उसके पश्चात कह रहा है त्रिज्या है 6 मीटर। फिर उसके बाद कह रहा है कि इसको बनाने के लिए 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। तो इस तरह से कोई तिरपाल होगा उसके पास में जिसकी चौड़ाई 3 मीटर होगी, उसकी लंबाई आपको ज्ञात करनी है कि कितनी लगेगी। मान लेते हैं कि उसकी लंबाई x मीटर लगेगी। इससे ये तंबू बनेगा, इस तिरपाल से ये वाला तंबू बनेगा।
तो अब इसकी लंबाई हमको ज्ञात करनी है। अगर आप इस बात को देखें और इससे अगर ये बन रहा है तो यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है वो इस तंबू के वक्र पृष्ठ के बराबर हो जाएगा। इस बात को आप इस तरह से समझिए कि जब इस कागज से ये शंकु बना था तो इस कागज का क्षेत्रफल शंकु के वक्र पृष्ठ यानी कि इस क्षेत्रफल के बराबर हो गया था। उसी तरीके से यदि इस आयताकार तिरपाल से इस शंकु को बनाया जाता है तो उसी की भांति उस कागज की भांति ही इस तिरपाल का क्षेत्रफल इसके वक्र पृष्ठ के बराबर हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको इस बात को प्रैक्टिकली भी अभी समझा दिया। तो अब इसको करते हैं क्वेश्चन को, यानी कि हम इसके पाई आर एल वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को इसके लंबाई गुणे चौड़ाई इसके क्षेत्रफल के बराबर कर देंगे। तो यानी कि तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर शंकु, जो भी शंकुआकार तंबू बन रहा है, शंकुकार तंबू का वक्र पृष्ठ। तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। अब हम इनको निकाल लेते हैं। इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हमने x मानी है तो x गुणे चौड़ाई यानी कि 3, जो कि दे ही रखी है। इसका क्षेत्रफल का वक्र पृष्ठ का सूत्र हमने अभी बताया आपको, पाई आर एल। तो पाई आर एल लिख देते हैं। यहाँ पे पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान हो गया 6 और एल का मान हमें निकाला ही नहीं अभी, यानी कि यहाँ पे हमें एल के मान को पहले ही कैलकुलेट कर लेना चाहिए। तो चलिए साइड में यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एल बराबर होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसको साइड में यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर यानी कि 8 × 2 = 64 और आर का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर यानी कि 36 और ये 64 और 36 मिलके 100 और 100 का जब अंडर रूट निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 मीटर। तो एल का मान आ गया 10 मीटर। तो 10 यहाँ पे रख दिया। फिर उसके बाद में इसको हल कर लेते हैं, 3 दूना 6। फिर x का मान हमारा आ जाएगा 6.28 गुणे 10 और 10 से जब गुणा करेंगे तो 62.8 आ जाएगा। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ पे 22/7 की जगह 3.14 लिया जाएगा, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है। यदि आप इसको नहीं लेते हैं तो आपका आंसर स्लाइटली डिफरेंट आएगा, जरा सा डिफरेंट आएगा। यहाँ पे 3.14 हम कर लेंगे। यदि हम 3.14 ना रख के 22/7 ही रखते हैं तो हमारा आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, जैसे कि 62 पॉइंट हो सकता है 7 आ जाए या 9 आ जाए, तो बहुत हल्का सा पॉइंट में डिफरेंस आएगा। इसीलिए आंसर को मैच करने के लिए हम यहाँ पे 3.14 रख लेंगे। तो x का मान आ गया, अर्थात लंबाई हमारी हो गई x बराबर 62.8 मीटर। लेकिन उसने एक बात और कही थी, उसके बिना ये आंसर अधूरा होगा। क्या कहा था उसने? कहा था ये मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि आंसर आया है हमारा 62.8 मीटर और कह रहा है कि वो 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त लगेगा। ठीक है, 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त लगेगा, वो इसमें जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा। लेकिन हम डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते क्योंकि यहाँ पे ये मीटर में है और वो है 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदल लिया जाएगा और उसके पश्चात में इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो पहले चलिए 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेते हैं। तो 20 सेंटीमीटर वो हो गया 20/100 मीटर। किसी भी सेंटीमीटर की चीज को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग कर देते हैं। तो 20/100 मीटर, अर्थात ये 0 0 कट जाएगा, 2 1 2 2 5 6 10 हो जाएगा। 5 से जब इसको भाग करेंगे तो 0.2 मीटर आ जाएगा, 0.2 मीटर। तो अतिरिक्त कपड़े के बाद लंबाई वो हो जाएगी 62.8 प्लस 0.2। तो ये टोटल हो गया हमारा
63 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पे गलती होने की संभावना कहाँ पे है? 2-3 इस सवाल के की पॉइंट हैं। की पॉइंट ये हैं कि पहली बात तो तिरपाल का जो क्षेत्रफल होगा वो शंकु के वक्र पृष्ठ के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यही कपड़ा इस शंकु को बनाने में लग रहा है, तो वक्र पृष्ठ के बराबर हो जाएगा। उसके लिए एल निकाल लेंगे, एल का मान इसमें रख दिया जाएगा। फिर उसके बाद ये कहा गया है कि 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा लग रहा है, तो पहले उस सेंटीमीटर को चेंज करेंगे मीटर में, और उसके पश्चात जब मीटर में चेंज कर लेंगे तो इस x की लंबाई में उसको जोड़ दिया जाएगा, तो हमारा आंसर 63 मीटर आ जाएगा। इस तरह से सवाल भी हल हो गया। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल कह रहा है, शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई, शंकु के आकार का एक गुंबज है, उसकी तिर्यक ऊंचाई यानी कि तिरछी ऊंचाई और आधार का व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। तो आधार का व्यास 14 मीटर दिया गया है और उसकी तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर दी गई है। इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपए प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो वक्र पृष्ठ पे सफेदी कराने का व्यय निकालने के लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा वक्र पृष्ठ, फिर जिस प्रकार की दर दी गई है उस प्रकार से हम उसका मान निकाल देंगे कि कितने रुपए व्यय होंगे। तो पहले निकालते हैं वक्र पृष्ठ। तो शंकु को बना लेते हैं यहाँ पे साइड में, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो ये हो गया शंकु का व्यास। शंकु का व्यास दिया गया है 14 मीटर और उसके पश्चात शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी गई है 25 मीटर। अब इसकी ऊंचाई हमको नहीं पता है। क्या इसकी ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर एल। आर यहां से मिल जाएगा, इसको आधा करके एल दिया गया है, इसीलिए इस ऊंचाई को निकालने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो ये डी दिया गया है व्यास, व्यास का आधी होती है त्रिज्या, तो आर बराबर 14/2 यानी कि 2 सतह 14 7 आ जाएगा 7 मीटर। तो 7 मीटर इसकी त्रिज्या आ गई। अब इसका निकालते हैं वक्र पृष्ठ। पृष्ठ बराबर पाई आर एल। पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान हो गया 7 और एल का मान हो गया 25। तो इस तरह से इसको हल कर लेंगे। तो 25 और 22 की गुणा होगी, तो 25 गुना 50 का 0 ऐसे लगा 5 और 25 गुना 50 और 5 55, 550 मीटर स्क्वायर। ये तो हमारा वक्र पृष्ठ निकल आया। अब आगे वो कह रहा है कि 210 रुपए प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय। तो यहाँ पे दर दी गई है कि प्रति 100 मीटर स्क्वायर के लिए व्यय कितना है? वो है 210 रुपए। तो 100 मीटर स्क्वायर के लिए व्यय है 210 रुपए। तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए व्यय बराबर 210/100 रुपए। अब एक के लिए निकल आया है, जितने के लिए चाहिए उससे गुणा कर लेंगे। हमेशा यही करते हैं कि एक के लिए निकाल लेते हैं, उसके पश्चात जितने के लिए चाहिए होता है उससे गुणा कर ली जाती है। तो अब हमें चाहिए कितने मीटर स्क्वायर के लिए? 550 मीटर स्क्वायर के लिए चाहिए। तो 550 मीटर स्क्वायर के लिए यहाँ पे निकाल लेते हैं। मीटर स्क्वायर के लिए व्यय बराबर 210/100 गुणे 550। ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और 21 और 55 की जब हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1155 रुपए। यही हमारा आंसर हो गया। तो 550 रुपए कैनवास को पेंट कराने का, सफेदी कराने का व्यय 1155 रुपए हो जाएगा। तो इसको निकालना बहुत ही आसान था। सबसे पहले हमने पाई आर एल सूत्र लगा के वक्र पृष्ठ निकाल लिया। 100 मीटर स्क्वायर के लिए व्यय दिया गया था, तो उसको भाग करके फिर आगे 1 मीटर स्क्वायर के लिए निकाल लिया। इस 100 को नीचे भेज दिया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमेशा मानते हैं कि गुणे में यहाँ पे 1 तो है ही। जब 100 को उधर नीचे भेज देंगे तो यहाँ पे केवल 1 बच जाएगा।
तो 1 मीटर स्क्वायर का व्यय निकल आया 210/100 और 550 के लिए यहाँ पे 550 से गुणा कर दी तो आंसर आ गया 1155 रुपए। अब ये सवाल भी हल हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से कोई एक टोपी रही होगी। इस प्रकार से जोकर इस प्रकार की टोपी पहनते हैं जिसके बारे में कहा गया है उसकी ऊंचाई, मैंने बार बार आपको बताया ऊंचाई मतलब सीधी ऊंचाई। सीधी ऊंचाई कितनी है? सीधी ऊंचाई है 24 और आधार की त्रिज्या यानी कि केंद्र से यहां तक की दूरी 7 सेंटीमीटर है। इस प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आवश्यक गत्ता कितना लगेगा? एक के लिए यह है मां गत्ता और इसको हमने जब बनाया तो आवश्यक गत्ता लगा इसके वक्र पृष्ठ के बराबर। तो एक टोपी को बनाने के लिए आवश्यक गत्ता क्या होगा? उसके वक्र पृष्ठ के बराबर। तो एक टोपी के लिए वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे, वही उसके लिए आवश्यक गत्ता हो जाएगा। 10 टोपियों के लिए चाहिए तो 10 से गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा कि हमें कितना गत्ता आवश्यक होगा 10 टोपियां बनाने के लिए। इस तरह से सवाल हल हो जाएगा। तो चलिए इस सवाल को करते हैं हल। आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी गई है तो r बराबर 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई h दी गई है 24 सेंटीमीटर। चूंकि हमें वक्र पृष्ठ निकालना है और वक्र पृष्ठ निकालने का सूत्र पाई आर एल होता है जिसमें एल की जरूरत पड़ेगी हमें, तो एल यहाँ पे निकाल लेते हैं। एल का आर हम जान चुके हैं कि एल का सूत्र एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे एल स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहने देंगे, एच स्क्वायर हो जाएगा 24 का स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 और ये हो जाएगा 49। जब इसको हम जोड़ लेंगे तो 9 6 15 5 से 1 7 11 1 625 आ जाएगा। और 625 पे जब अंडर रूट लगेगा क्योंकि ये स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट में बदल जाएगा तो वो आ जाएगा 25। तो 25 सेंटीमीटर। तो एल का मान आ गया 25 सेंटीमीटर। तो एक टोपी के लिए आवश्यक गत्ता बराबर टोपी का वक्र पृष्ठ। तो टोपी का वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा? पाई आर एल। तो पाई का मान 22/7, आर का मान हम जानते हैं 7, एल का मान अभी निकाला 25। इस तरह से अब इसको हल कर लेंगे। तो जब हम इसको हल करेंगे 7 7 ये कट जाएगा और 25 और 22 की गुणा होके 0 आया 5 और 25 50 और 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक टोपी के लिए आवश्यक गत्ता हो गया हमारा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 टोपी के लिए चाहिए तो 10 से गुणा कर लेंगे, बस आंसर आ गया। 10 टोपी के लिए आवश्यक गत्ता बराबर 10 गुणे 550। तो आंसर आ गया 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही 10 टोपी के लिए लगा आवश्यक गत्ता हो गया। तो सबसे पहले हमने एल का मान निकाल लिया, फिर एक टोपी के लिए आवश्यक गत्ता उसके वक्र पृष्ठ के बराबर होगा तो पाई आर एल सूत्र लगा करके वक्र पृष्ठ का आंसर निकाल लिया और 10 टोपी के लिए आवश्यक गत्ते के लिए 10 से गुणा कर दी तो 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता आ गया। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पे जो कि इस एक्सरसाइज का अंतिम सवाल है। तो अंतिम सवाल है हमारा, किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। तो यहाँ पे सड़कों पे जैसे शंकु लगे आपने देखे होंगे, उस प्रकार से गत्ते के बने 50 खोखले शंकु बनाए गए, उनसे सड़क को अलग किया गया है।
प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1 मीटर है। तो शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1 मीटर। यदि इन शंकुओं के बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट कराने की दर 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है, तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी? तो शंकुओं के बाहरी पृष्ठों को पेंट कराना है। शंकु कुछ इस प्रकार से होंगे। अब आप काफी हद तक समझ चुके होंगे कि शंकु के बाहरी पृष्ठ को पेंट करवाने का मतलब है इस वक्र पृष्ठ को पेंट कराना, यही इसका बाहरी पृष्ठ है। शंकु जमीन पे इस तरह से रखे हुए हैं तो उसमें ये वृत्ताकार नीचे वाला पृष्ठ तो कोई होगा ही नहीं, उसका कोई मतलब ही नहीं है। बाहरी पृष्ठ को पेंट कराना है। अगर बाई चांस ये वृत्ताकार पृष्ठ होगा भी तो ये बाहरी नहीं होगा कि ये तो जमीन पे ऐसे रखा है, दिखाई भी नहीं देगा, तो इसको पेंट कराने का कोई मतलब है नहीं। तो यानी कि इस बाहरी पृष्ठ को पेंट कराने का मतलब है कि हम वक्र पृष्ठ को पेंट करने की बात कर रहे हैं। तो एक शंकु का वक्र पृष्ठ निकाल लिया जाए। है कितने? 50। तो हम 50 शंकु का गुणा कर करके टोटल निकाल लेंगे कि टोटल कितना क्षेत्रफल पेंट होना है। एक शंकु का वक्र पृष्ठ निकाला तो पता चला कि एक शंकु में कितना क्षेत्रफल पेंट होना है। 50 से गुणा कर थी तो पता चला कि 50 शंकुओं में कितना पेंट होना है टोटल क्षेत्रफल। फिर उसके पश्चात हम जो भी लागत दी गई है, जो भी दर दी गई है, उससे गुणा करके अपना लागत निकाल लेंगे। तो चलिए हल करते हैं इसके सवाल को। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक शंकु बना के दिखा देता हूं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। शंकु की ऊंचाई दी गई है। ऊंचाई मतलब सीधी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई होती तो तिर्यक ऊंचाई कही गई होती। तो ऊंचाई है 1 मीटर और व्यास दिया गया है 40 सेंटीमीटर। व्यास पूरा होता है, त्रिज्या आधी होती है, तो त्रिज्या हो जाएगी 40/2 यानी कि 20 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या निकल आई। यहाँ पे ध्यान देने वाली एक बात यह है कि ऊंचाई 1 मीटर दी गई है और ये 20 सेंटीमीटर निकला है। 20 सेंटीमीटर और ये मीटर, तो दोनों को हमें एक ही में चेंज करना होगा। सबसे पहले अगर हमें वक्र पृष्ठ निकालना है तो उसके लिए हमें L का मान निकालना पड़ेगा, अर्थात इस तिरछी ऊंचाई को निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसका सूत्र ही होता है πr_l और L की जरूरत पड़ेगी, तो इसी तिरछी ऊंचाई को हम लोग निकालेंगे। इसके लिए मैंने आपको सूत्र बता चुका हूं। L का सूत्र होता है L² बराबर, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, तो उस पाइथागोरस प्रमेय के कारण L² बराबर h² प्लस r² हो जाएगा। h² हमें पता है, यहाँ पे 1 मीटर की बजाय इसको 100 सेंटीमीटर कर लेंगे। हम चाहें तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल सकते हैं, हमारा आंसर आसान पड़ेगा, लेकिन हम ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें दिया गया है √1.04 का मान होता है 1.02, ऐसा हमें प्रश्न के अंदर दिया गया है और हमें इस चीज का यूज करना है, वरना रूट निकालना बहुत कठिन हो जाएगा। यही कारण से इस क्वेश्चन में इस चीज को दिया गया है। यही कारण है कि हम लोग 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख लेंगे, इसको मीटर में नहीं बदलेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप देखिए इसको, h का मान हो गया 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। r का मान हो गया 20 का स्क्वायर, फिर 100 का स्क्वायर हो गया, 2 जीरो है तो 2 जीरो और, जब 100 की 100 से गुणा होगी तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। यहाँ पे 20 की 20 से गुणा हो जाएगी तो 400 आ जाएगा। जब इसको जोड़ लेंगे तो वो हो जाएगा 10400। और यहाँ पे हम इसको इस तरह से तोड़ सकते हैं। किस तरह से? यहाँ पे अगर हम दशमलव यहाँ पे अंतिम स्थिति में होगा, अगर इस दशमलव को हम इधर खसका लें, 1 2 3 4 स्थान यहाँ पे खसका लें, तो हमें 100 से गुणा 4 जीरो से गुणा करनी पड़ेगी, यानी कि यहाँ पे 1.0440 अगर रखते हैं तो हमें यहाँ पे इससे 10,000 से गुणा करनी पड़ेगी, ताकि ये चीज सेम बनी रहे। गणित का नियम होता है कि अगर आप कोई भी चीज कर रहे हैं तो वापस स्टेप बैक होना चाहिए। तो अगर आप इसको 10,000 से यहाँ पे गुणा करेंगे तभी स्टेप यहाँ पे बैक हो पाएगा। और 10,000 से क्यों करी, यहाँ पे हमने बता दिया है कि इस दशमलव को 4 स्थान खिसकाएंगे तो 4 जीरो से यहाँ पे गुणा कर दी जाएगी।
इस तरह से स्टेप बैक भी हो जाएगा और ये हमारा सही भी रहेगा। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा हमने इसलिए किया, खैर यहाँ पे दशमलव लगा है तो दशमलव संख्या के पहले जीरो का मान मतलब होता है, संख्या के बाद के जो लास्ट के बेकार के जीरो होते हैं इनका कोई मान नहीं होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.04 गुणे ये 10,000 ऐसे लिखा रहने देंगे। इधर वाले एल स्क्वायर का स्क्वायर उधर पहुंच के रूट बन जाएगा, तो ये लग गया रूट। रूट गुणे में बट जाता है, रूट गुणे में बट जाता है, इसीलिए यहाँ पे अंडर रूट 1.04 हो जाएगा गुणे अंडर रूट 10,000 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1.04 के रूट का हम प्रयोग करेंगे जो कि क्वेश्चन में दिया गया था। क्या दिया गया था? रूट 1.04 का मान 1.02 होता है। यही कारण था कि हमने 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिखा, तभी हम इस रूट के मान का प्रयोग कर पाए। तो यहाँ पे आ जाएगा 1.02 और यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 2 जीरो हैं और 2 में से एक ही जीरो बाहर निकलता है, तो एक जीरो इसमें से निकलेगा, एक जीरो इसमें से निकलेगा और एक का तो रूट एक ही होता है, तो इसलिए 100 आ गया। अब इस 100 से यहाँ पे गुणा कर देंगे, लेकिन गुणा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एल का मान ये निकला है सेंटीमीटर में और जो हमको लागत दी गई है वो लागत दी गई है 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की। तो इसमें चाहिए मीटर, है ये सेंटीमीटर में, तो यहीं पे इसको 100 से भाग करके मीटर में चेंज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 100 से भाग किया, ये सेंटीमीटर बदल के हो गया मीटर। अब यहाँ पे 100 कट गया तो हमारा आंसर आ गया एल का मान 1.02 मीटर। तो इस तरह से एल का मान निकल आया, जो कि पाई आर एल वक्र पृष्ठ निकालने के लिए जरूरी था। तो एल का मान निकाल लिया। अब हम यहाँ पे पाई आर एल करके वक्र पृष्ठ निकाल लेते हैं। तो चलिए वक्र पृष्ठ निकालते हैं, फिर 50 से गुणा करते हैं तो टोटल क्षेत्रफल निकलेगा, फिर इस दर के हिसाब से लागत निकालते हैं। काफी बढ़िया सवाल है ये। तो चलिए इसका वक्र पृष्ठ कैलकुलेट करते हैं। वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर एल। तो पाई का मान हो गया 3.14, इसलिए रखा क्योंकि प्रश्न में दिया था कि 22/7 के स्थान पे आप 3.14 रखिए, इसीलिए हमने 3.14 रख दिया ताकि आंसर में कोई भी डिफरेंस ना आए। तो आर का मान भी यहाँ पे मीटर में रखेंगे, क्योंकि एल को अभी अभी हमने मीटर में बदला है, वो था 1.02 मीटर। और उसी तरीके से 20 सेंटीमीटर को भी मीटर में बदल लेंगे, 100 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा 20/100 और 20 कम 20, 20 पंचे 100, तो 1/5 आ जाएगा। तो त्रिज्या का मान हो जाएगा 1/5। अब इसको यहाँ पे हल कर लेंगे तो अब आ जाएगा 3.14 गुणे 1.02/5। यहाँ पे हम इसको हल नहीं करेंगे, हम जानबूझ के हल नहीं करेंगे, क्योंकि आगे जाके हमें इसको भी 50 से गुणा करनी है, फिर हमें लागत भी निकालनी है। तो ऐसा करने में ये आगे चल के कट पिटेक जाएगा और इसकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो 50 शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर हो जाएगा, 50 से गुणा कर देंगे तो 50 गुणे 3.14 गुणे 1.02/5। अब देखिए 5 से 50 आसानी से कट जाएगा, इसीलिए यहाँ पे हमने पहले नहीं काटा था। तो ये हो गया रूट स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अब इसको हम आगे और भी करेंगे ताकि यहाँ पे काटना ना पड़े हमें। अभी यहाँ पे इसको फिर नहीं काटेंगे क्योंकि आगे हमें लागत भी निकालनी है। तो लागत के लिए कह रहा है कि 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर रंगने की लागत है 12 रुपए। तो कुल रंगने की लागत हो जाएगी, ये जो पूरा हमारा वक्र पृष्ठ आया है 50 का, उसको कर देंगे 12 से गुणा। तो इसको कर देंगे 12 से गुणा, तो 50 गुणे 3.14 गुणे 1.02 गुणे 12/5।
तो ये बन गया हमारा टोटल लागत। अब इसी को हल कर लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो 50 से सबसे पहले तो ये 50 से कम 50 10 आ गया। फिर उसके बाद में इन सबकी आपस में गुणा करी जाएगी। तो जब हम इन सबकी आपस में गुणा कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 384.34 384.34 रुपए। इतनी लागत हमारी आएगी। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। यदि हम यहाँ पे 3.14 के स्थान पे 22/7 रखते, यहाँ पे 3.14 के स्थान पे 22/7 रखते, तो फिर हमारा आंसर थोड़ा सा अलग आता। तो हमारा आंसर आता 384.68। यदि 22/7 रखा जाता तो हमारा आंसर 384.68 आता। यही कारण था हमने यहाँ पे 22/7 की जगह 3.14 रखा। आंसर दोनों ही सही हैं। यहाँ पे जैसा बताया गया था क्वेश्चन में, कहा गया 3.4 रखिए ताकि आपका आंसर डिफरेंस ना आए, हमने वही रखा। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। यह सवाल भी हमारा लग गया। सवाल काफी अच्छा था। इसमें ये पूछा गया था कि 50 शंकुओं को रंगने की लागत, तो लागत निकालने के लिए पहले हमें 50 शंकुओं के वक्र पृष्ठ की जरूरत थी। तो उसके लिए पहले हमने 1 का निकाला। उस 1 के लिए हमें जरूरत थी एल निकालने की, तो हमने पहले एल निकाला, फिर 1 का वक्र पृष्ठ, 50 से गुणा करके 50 का वक्र पृष्ठ, और फिर लागत जो थी 12 रुपए, उससे गुणा करके टोटल लागत, और आखिरी में हल करके आंसर आ गया 384.34 रुपए। यही हमारा आंसर है। और इस तरह से एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। यदि आपको हमारे समझाने और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है और सही समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।